बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 105। आपके पास लास्ट टाइम हमने कन्वोल्यूशन देखा। कन्वोल्यूशन फिर लाप्लास अप्लाई कोई दो प्रोडक्ट फंक्शंस के दो प्रोडक्ट पे लाप्लास अप्लाई करना देखा कि वो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल कब है, जब आप उसको कन्वोल्यूशन की हेल्प से लिखेंगे। कन्वोल्यूशन से ही पॉसिबल हो सकता है कि दो फंक्शंस जब उनका प्रोडक्ट हो रहा हो उनके ऊपर लाप्लास अप्लाई करें तो वो उसके लाप्लासिस के प्रोडक्ट अप्लाई लाप्लासिस के इक्वल होता है। अब आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन f1 का, एक दूसरा फंक्शन f2 का। f1 जो है उसका वेरिएबल t, मतलब f1 f t f2 of t, दो फंक्शंस हैं f1 of t f2 of t। अब f1 के ऊपर लाप्लास अप्लाई करने से हमारे पास f1 के ऊपर लाप्लास अप्लाई करने से हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आया वो f1 of s आएगा। आपको लाप्लास की डेफिनेशन रिमाइंड करें। अब आपके पास f2 of t के ऊपर लाप्लास अप्लाई करने से इसका आंसर f2 of s आएगा। क्यों मैंने कहा s आएगा? जब भी आप किसी t फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते थे तो हमारे पास उसका आंसर हमेशा s में ही आता था, ठीक है। मतलब कि t के ऊपर लाप्लास अप्लाई करने से हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 फैक्टोरियल आवर, ये मैं फार्मूला लगा रही हूँ। फार्मूला क्या था आपके पास, t की पावर n इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस वन। तो 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो 1 ओवर s स्क्वायर। तो t का लाप्लास 1 ओवर s स्क्वायर। तो जब भी आप किसी t फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर s में आता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो आपके पास f1 का लाप्लास है वो f1 है। f1 क्या है, f1 ऑफ s है। और f2 का लाप्लास, स्मॉल f2 का लाप्लास f2 है, और f2 क्या है, f2 ऑफ s है। यही चीज यहाँ लिखेगी। अब आप इसको कन्वोल्यूशन की हेल्प से लिखें। पहला फंक्शन f1 ऑफ t, दूसरा फंक्शन f2 ऑफ t। कन्वोल्यूशन में लिखेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरा फंक्शन जो है वो t माइनस टा हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इसकी लिमिट्स 0 to t। अब ये सारी चीजें गिवन है, आपने प्रूव करना है कि ये f1 ऑफ s f2 ऑफ s इस लाप्लास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के जो है यहाँ इक्वल है। इसके भी कन्वोल्यूशन इस तरह से इक्वल प्रूव करना है। आप बेसिकली आप इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे कि ये f1 ऑफ s f2 ऑफ s के इक्वल है। आप लाप्लास की डेफिनेशन को जरा रिमाइंड करें। क्या डेफिनेशन थी आपके पास लाप्लास की, कि जब भी हम किसी एफ ऑफ टी फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते थे तो आपके पास उसका आंसर एफ ऑफ एस आता था। ये बात तो चले ठीक होगी, लेकिन हम उसका फॉर्मूला किस तरह से ओपन करते थे, किसी भी एफ ऑफ टी के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते थे तो हम उसको इस तरह से ओपन करते थे, 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एस टी, और आगे आपका फंक्शन आ जाता था एफ ऑफ टी। चले मैं इसको लिख भी देती हूँ, अदरवाइज मैंने इसका पीछे से भी ओपन किया, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जब भी आप किसी एफ ऑफ टी के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते थे आंसर एफ ऑफ एस आता था, और वो आपके पास ये इसका फॉर्मूला था लाप्लास का, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और इस लिमिट्स तो 0 to इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब आपने इस राइट हैंड साइड को लेकर चले, इसके ऊपर लाप्लास अप्लाई किया। लाप्लास अप्लाई करने पर क्या होगा, ये आपके पास एफ ऑफ टी है यहाँ पे फंक्शन। अब लाप्लास अप्लाई करने पर हमारे पास एक साथ में फंक्शन एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आएगी। जब आप इसके ऊपर लाप्लास अप्लाई, ये हमारे पास एफ ऑफ टी बेसिकली इस टर्म की इक्वल है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो फंक्शंस बन चुके हैं, दो इंटीग्रल्स बेसिकली बन चुके हैं। अब जो दो इंटीग्रल्स बने, एक टी की रिस्पेक्ट से, एक टा की रिस्पेक्ट से, तो दो इंटीग्रल्स बने हैं। अब आपने यहाँ पे इंटीग्रल्स को सेपरेट आउट कर लेना है, जैसे हम लास्ट टाइम करते आए हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते थे। तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रल्स को देखते हैं क्या क्या बने। हमारे पास एक f1 ऑफ टा, एक f2 ऑफ टी माइनस टा, टा की रिस्पेक्ट से, टी की रिस्पेक्ट से। और अब आपके पास क्या हुआ, f1 ऑफ टा है, और दूसरा फंक्शन यहाँ पे आपके पास ये वाला फंक्शन जो है वो e माइनस एस टी है, इसको t कर लें, ठीक है। ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे t ही रहेगा, e माइनस एस टी, यहाँ पे भी आपके पास t हो जाएगा, और f टू टी माइनस टा। और ये t की रिस्पेक्ट से फंक्शन है, तो हमने डी टी वाली इस फंक्शन, ये जो दो इंटीग्रल से एक इंटीग्रल बाहर शिफ्ट कर लिया और दूसरा इंटीग्रल जो है वो इकट्ठा कर लिया, e माइनस एस टी और f टू टी माइनस टा। अब आपके पास डी टी अंदर आ गया और डी टा बाहर शिफ्ट कर लिया, दो इंटीग्रल्स बन के अब आपके पास फंक्शन डी टी का है। और डी टी की लिमिट्स हमें पता है लाप्लास, जब हम किसी फंक्शन का ओपन करते थे लिमिट्स डी टी की रिस्पेक्ट से, डी टी की का फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो लिमिट 0 to इन्फिनिटी। मतलब हमारे पास यहाँ पे डी टी की लिमिट्स क्या है, 0 to टी की वैल्यूज क्या है, 0 to इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आपके पास 0 आता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुई है, इसको आपने ठीक कर लेना साथ साथ, ई माइनस एस टी और एफ टू। अब ये जो ऐसा फंक्शन आ जाता था जहाँ पे आपके पास ऐसी कोई फॉर्म आती थी तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं, तो हम टी माइनस टा को सब्स्टिट्यूट कोई ऐसा फंक्शन लेट कर लेंगे जो यहाँ पे नहीं है, तो हम टी माइनस टा को जेड लेट कर लेते हैं। तो टी माइनस टा को जेड लेट किया, इस अब ये वाला फंक्शन तो एफ टू ऑफ जेड हो गया। अब डी टी की वैल्यू भी चेंज होगी, तो टी इसके अंदर से आप पहले टी निकाल लें, टी इधर ही रहा, टा उधर जाके प्लस हो गया, तो टी की वैल्यू टा प्लस जेड होगी। आप डी टी चाहिए तो इसका डेरिवेटिव ले लें, तो डी टी इक्वल टू डी जेड हो गया, टा जीरो हो जाएगा, तो आपके पास डी टी की वैल्यू डी जेड आ गई। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन तो अंदर हमने कर ली, ठीक है। लिमिट्स भी चेंज होंगी, साइड सी बात है, जब आप z की रिस्पेक्ट में लेके जा रहे हैं। तो पहली लिमिट जब t 0 है तो आप यहाँ पे t की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये जो t इक्वल टू टा प्लस जेड है, तो t की जगह पे 0 पुट किया, तब भी हमारे पास ये z जो है वो 0 के इक्वल रहा था। टा तो एज अ
कांस्टेंट एक्ट कर रहा है। अब आपके पास जब t की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया तो तब भी z इन्फिनिटी के इक्वल रहा, तो लिमिट्स वही रही हैं 0 to इन्फिनिटी ही। अब e माइनस एस टी था, t को भी हमने देखा t किसके इक्वल आया, टा प्लस z के इक्वल आया, तो इस ये जो एक्सपोनेंशियल में t पड़ा है इसकी जगह पे भी हम टा प्लस z पुट कर लेंगे। अब सारी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। अब ये जो अंदर फंक्शन है ना, अभी आप सिर्फ इस फंक्शन को लेकर चलेंगे, ये जो फंक्शन है जितनी सब्स्टिट्यूशन की है, जो वैल्यूज लिमिट्स चेंज हुई हैं आप यहाँ पे पुट कर लें। t की जगह पे हमने क्या पुट करना है, टा प्लस z, t माइनस टा की जगह पे z पुट करना है, dt की जगह पे dz पुट करना है। सारी वैल्यूज की जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस एस टा प्लस z, t माइनस टा की जगह पे z पुट किया, आगे dt की जगह पे dz पुट किया, लिमिट 0 to इन्फिनिटी रही। अब एक्सपोनेंशियल टर्म ये s जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो e माइनस एस टा और e माइनस एस z बनेगा और f2 ऑफ z बनेगा। अब ये फंक्शन आपके पास, अगर हम इस पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और फिर आप देखें कि e माइनस एस जेड और f2 ऑफ z, ये पूरा फंक्शन हमारे पास z का फंक्शन बन रहा है। और जब आप किसी, जैसे यहाँ आप इसको कह लें आप अपने समझने के लिए कि आपके पास पूरा फंक्शन t का फंक्शन बन रहा है और ये आपके पास e माइनस एस टी और f t है, और आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन जो t का फंक्शन होता था और उसका हम बेसिकली इसको क्या कहते थे, हमारे पास इसका आंसर f ऑफ s आता था, तो ये z का फंक्शन है, तो हम इसको कह लेंगे कि हमारे पास ये f2 ऑफ s आंसर आ रहा है। ये z का फंक्शन है, मैंने आपको t में लेके समझाया, फिर से समझे, t में लेके समझाया ताकि आपको लाप्लास की डेफिनेशन थोड़ी याद है। अब हम इस फंक्शन की जगह पे f ऑफ s इसको लिखते थे, तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, क्यों f ऑफ 2 ऑफ s लिख सकते हैं। क्यों f2 लिखा, क्योंकि f1 तो हमारे पास इससे पहले भी पड़ा हुआ है, हम तो सिर्फ अभी आधे पार्ट को लेके सॉल्व करने आए हैं, तो हमारे पास ये फंक्शन माइनस एस और f2 ऑफ s बन चुका है। अब दोनों फंक्शंस को दोबारा से इकट्ठा कर लिया, f1 f और ये जो दूसरे फंक्शन का आंसर आया ये, और ये लिमिट्स बाकी बची थी और एक डीटा बाकी बचा था, f2 ऑफ s, ये सारी फंक्शंस के इकट्ठा कर लिया। अब आपके पास ये जो अंदर अब f1 f और e माइनस एस और डीटा ये इकट्ठा होके एक फंक्शन बन रहा है, तो इसको वाले फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ये t का फंक्शन बन रहा है। तो आपके पास यहाँ पे t नहीं आता, यहाँ पे टा आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो मैंने इसको टा पहले किया हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास t नहीं आता, टा आता है, f1 ऑफ टा, तो f1 ऑफ टा e माइनस एस टा f2 ये डीटा, ये f2 को बाहर छोड़ दें, ये सारा फंक्शन अब आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, f1 ऑफ s के इक्वल हो जाएगा। तो ये फंक्शन f1 ऑफ s के और ये f2 ऑफ s पहले ही हमारे पास आ रहा है, तो इससे हमें पता चला कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं या दो का प्रोडक्ट हो रहा है, उसके ऊपर लाप्लास अप्लाई किया है, या दो फंक्शंस को जो कॉन्वोल्यूशन की हेल्प से हम लिख रहे हैं और उनके ऊपर जब हमने लाप्लास अप्लाई किया तो वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आया है, तो f1 ऑफ s f2 ऑफ s के ये इक्वल आ चुके हैं। अब आपके पास यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, और एग्जांपल क्या है, फाइंड h ऑफ t प्रोवाइडेड दैट। अब आपके पास एक h ऑफ s गिवन है, s में फंक्शन गिवन है, तो अब t चाहिए, क्या बात क्या वो रिमाइंड कराना चाह रहे हैं, सोचिए जरा कि जब आप t फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते थे तो आपके पास आंसर s में आता था, लेकिन वो आपको s फंक्शन दे रहे हैं, चाहिए उनको t है, s दे रहे हैं, t चाहिए, मतलब आप लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे इस फंक्शन का, इस फंक्शन के ऊपर लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे, इस सारे फंक्शन के ऊपर लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे, तब हमारे पास t आएगा। तो 1 ओवर s माइनस ए सामने नजर आ रहा है कि एक 1 ओवर s माइनस ए फंक्शन है, दूसरा 1 ओवर s फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन 1 ओवर s माइनस ए को f ऑफ s कह लें, और यहाँ f वाला फंक्शन कह लें और 1 ओवर s को g वाला फंक्शन कह लें। अब आपको पता है जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे होते हैं तो उनका लाप्लास हम कॉन्वोल्यूशन की हेल्प से लिखते हैं, टा और दूसरा फंक्शन t माइनस टा और डीटा और लिमिट 0 to t होती है। अब आपने इसका लाप्लास इनवर्स ऐसे फंक्शन का फाइंड करना है, ये लाप्लास इधर ही रहा, दूसरी साइड पे जाएगा तो लाप्लास इस साइड पे आएगा तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, बाकी ये फंक्शन एज इट इज। अब आपका एच एफ एस जो गिवन है, इसमें ये एक दफ़ा ये 1 s माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, एक दफ़ा ये 1 s से डिवाइड हो रहा है, ये दो फंक्शन हैं, एक f ऑफ s का फंक्शन, दूसरा g ऑफ s का फंक्शन, बारी बारी दोनों का लाप्लास फाइंड कर लें। 1 ओवर s माइनस ए का लाप्लास मतलब लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे तब वो फंक्शन t में आएगा, तो 1 ओवर s माइनस ए, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल टर्म का फार्मूला होता है, तो e की पावर में at हमारे पास इसका लाप्लास आ चुका है। इसके बाद आपने 1 ओवर s का लाप्लास, 1 ओवर s किसका लाप्लास होता है हमारे पास, 1 ओवर s हमारे पास लाप्लास इनवर्स 1 का लाप्लास जो होता है, आपको अगर बात समझ नहीं आ रही मैं लिख के भी बता देती हूँ, 1 का जो लाप्लास होता है वो 1 ओवर s होता है। तो अब आपके पास ये लाप्लास इधर इससे इस साइड पे आके शिफ्ट होगा, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हम इस 1 ओवर s की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली आप 1 ओवर s माइनस ए को भी इसी तरह से समझे कि एक्सपोनेंशियल टर्म का लाप्लास हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर s माइनस ए होता है। लिखने में वैसे तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन चलें
1/s - a होता है। अब ये लाप्लास दूसरी साइड इस साइड पे शिफ्ट होगा तो इधर आके ये लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा। जब ये लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s - a, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, e की पावर। तो हम इस लाप्लास इन्वर्स ऑफ s - a की जगह पे e की पावर 80 लिख सकते हैं। और ये हमारे पास दो फंक्शन, पहला फंक्शन एफ एफ टा बना और दूसरे फंक्शन को हमने कह दिया जी एफ टी माइनस टा आया। वैल्यूज को पुट करेंगे, पहला फंक्शन ये एक्सपोनेंशियल टर्म आई, दूसरा फंक्शन ये जो जी एफ टी माइनस टा आया है हम इसको एज आ हमारे पास जो उसका आंसर आया वो पुट कर लेंगे। हम बेसिकली कंपेयरिंग कर रहे हैं। अब आपके पास इसका आंसर क्या, आप इसकी लिमिट इंटीग्रेशन कर लें। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन किस तरह से होती है, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्सपोनेंशियली आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इसका आंसर e की पावर में 80/a आएगा। अब 1/a बाहर, फिर लिमिट्स पुट कर लें। पहली लिमिट पुट करेंगे तो t ही है, दूसरी लिमिट पुट करेंगे तो 0। तो आपके पास एक्सपोनेंशियल में 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। और लिमिट्स पुट करने पे पहला प्लस फिर दूसरे में माइनस आता है। अपर से लोअर लिमिट में जाए तो आपके पास ये, अब आपके पास ये जो नेक्स्ट फंक्शन बना t का फंक्शन बना है तो हम इसको कह देंगे कि आपके पास एच एफ टी है। तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर 106। इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, 107 लेक्चर हम इससे पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। 107 भी हम अभी कर लेते हैं ताकि हमारा वैसे तो 108 भी सेम है, लेकिन चलें अगर जिस तरह से आपके थोड़ा शॉर्ट बन गया। अब आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी गई है एफ स्टार जी, जी स्टार एफ के इक्वल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है दो फंक्शंस की। उसके बाद एफ स्टार जी1 प्लस जी2, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अवर प्लस है, एडिशन है, प्लस है तो एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अवर एडिशन है। नेक्स्ट आपके पास दो फंक्शंस अल्फा से मल्टीप्लाई मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इसको कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद स्केलर। और जो नेक्स्ट आपके पास जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब कि आपके पास ये फंक्शन जो है वो उसका प्रोडक्ट हो रहे हैं या उसकी उसकी कॉन्वोल्यूशन हो रही है जीरो के साथ, तो कॉन्वोल्यूशन ऑफ विद जीरो फंक्शन। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास अगर एमसीक्यूज में आ जाता है। अब ये तो कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज जिसको मैंने लास्ट टाइम भी रेफरेंस में दिया था कि इसको साथ में लिख लें। कुछ आनी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती, जैसे आपके पास अगर आप किसी फंक्शन कॉन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो एफ के इक्वल नहीं आता। एफ आप फंक्शन को लेट कर लेते हैं टी, अब टी को 1 से मल्टीप्लाई करता है, टी को लेट कर रहे हैं तो वो एज अ टा लेके चल रहे हैं, तो टा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टा ही आएगा, टा की इंटीग्रेशन करेंगे तो टा स्क्वायर ओवर 2 आएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो 1/2 टी स्क्वायर आएगा। अब इसके मल्टीप्लाई करने से आपके पास इसका आंसर एफ ही आना चाहिए, मतलब आंसर टी ही आना चाहिए था, लेकिन ये तो टी के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये एफ स्टार 1 एफ के इक्वल नहीं है, तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं होता उस फंक्शन के। तो उन्होंने फंक्शन ले लिया साइन टी को जब साइन टी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, वो एज इट इज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन एज इट इज टा में लिखा, दूसरे में से टी में से एक माइनस कर दिया तो टी माइनस टा। साइन ए साइन बी दो फार्मूला बन सकता है आपके पास, साइन अल्फा साइन बीटा का क्या फार्मूला होता है, 1/2 फार्मूला लिख लें साथ में। कॉस अल्फा, एक दफा कॉस में आप अल्फा माइनस बीटा करते हैं, दूसरे में फिर माइनस साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा करते हैं। दोबारा से बोल रही हूँ, 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो टा जो चीज़ आपके पास एक दफ़ा अल्फा माइनस बीटा होता है तो टा माइनस टी माइनस, यहाँ पे पहले माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीछे वाले माइनस साइन की वजह से, इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो टा माइनस टी प्लस टा हो जाएगा। एक दफ़ा अल्फा माइनस बीटा फिर माइनस साइन फिर कॉस के साथ, और एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा, तो टा प्लस टी माइनस टा। तो आपके पास जो यहाँ से तो टा और टा माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ टी बचा, तो ये आपके पास कॉस टी बन गया बाय ये माइनस साइन पहले, और यहाँ से आपके पास ये टा और टा 2 टा हो जाएंगे तो 2 टा माइनस टी बन गया और 1/2 फार्मूले का। तो आप इसके ऊपर सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करें। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, साइन 2 टा माइनस टा हो गया, और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास टा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है, टी कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएगा, तो आपके पास इसका डिवीजन में 2 आएगा। सिमिलरली कॉस की इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगी, साइन टी होगी, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने बाकी इसकी लिमिट्स पुट करनी है, अदरवाइज आपको अब इसका आंसर आ जाएगा। आपने लिमिट्स पुट करके आंसर चेक कर लेना है। अब इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं आता है, देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यही चीज़ हमने दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे प्रूव की कि एफ स्टार 1 जो है वो एफ के इक्वल नहीं होता, और अगर फंक्शन इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आता, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर डबल डेरिवेटिव, आपके पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन याद करें और इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, इसके ऊपर लाप्लास अप्लाई करना है। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके पास सेम हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आएगी कि अब आपका क्वेश्चन कॉन्वोल्यूशन में आया है या फिर आपका क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लाप्लास से आया है, तो ये चीज़ वो आपको साथ में मेंशन करेंगे। आई थिंक सो कि आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। अगर वो मेंशन नहीं करते फिर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वाली फॉर्म अप्लाई करें तो आप
आपका सॉल्व हो। वैसे तो सॉल्व तो वैसे भी आधा वैसे ही सॉल्व होना है, उसके बाद ही हमारा मेन कंसेप्ट कॉन्वोल्यूशन वाला होगा। आपने इस फंक्शन के दोनों साइड पे लाप्लास अप्लाई कर दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, डबल डेरिवेटिव का फार्मूला ओपन किया, आपके पास ये फार्मूला हो गया। फिर लाप्लास ऑफ वाई, ये आपके पास फार्मूला हो गया। फिर आपके पास लाप्लास ऑफ वाई है, लाप्लास ऑफ वाई सिंपल फंक्शन वो एज इट इज। फिर आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, वाई ऑफ जीरो भी जीरो है तो ये वाला फंक्शन भी जीरो हो गया, वाई प्राइम ऑफ जीरो भी जीरो है तो ये फंक्शन भी जीरो हो गया। बाकी सिर्फ स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई और ये एक वाई बचा। तो स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई प्लस वाई आपके पास इक्वल हो जाएगा जी ऑफ टी के ऊपर लाप्लास, टी के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर एस में आता है, तो जी ऑफ एस आया। लाप्लास ऑफ वाई कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर प्लस वन बनेगा, स्क्वायर प्लस वन इस सारे वाई से वाले फंक्शन के लाप्लास से मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आएगा, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जी ऑफ एस ओवर स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब आपके पास एक फंक्शन जी ऑफ एस बन रहा है और इस ये जो वाले फंक्शन को हमने एफ ऑफ एस का नाम दे दिया लाप्लास इधर ही। अब ये लाप्लास इस वाई इस लाप्लास या लाप्लास इस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस हो जाएगा। अब एफ ऑफ एस क्या है, वन ओवर स्क्वायर प्लस वन, तो स्क्वायर वन ओवर स्क्वायर प्लस वन का लाप्लास इनवर्स देखें, आपके पास साइन टी का फॉर्मूला बनता है साइन ए टी का, और ए वन है तो साइन टी का वैल्यू बन गई। और लाप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस क्या होगा, जब आपके पास जी टी के ऊपर लाप्लास अप्लाई किया तो जी टी पे लाप्लास अप्लाई करने से आपके पास आंसर जी एस आया, और जी एस पे लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जी टी आएगा। तो जी एस की जगह का लाप्लास इनवर्स जी टी आ गया। दोनों का लाप्लास आ चुका है, एक साइन टी आया और दूसरा जी टी आया। साइन टी इंटू जी टी आप वैल्यूज को आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं, तो आपके पास इसका जो है वो आंसर आ चुका है। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन है उसका आंसर आ गया। यहाँ पे आपको बता रहा है कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका इन्वर्स भी आप उस तरह से ले सकते हैं स्टार जी। अब उसके बाद यहाँ पे वाई ऑफ टी इक्वल है लाप्लास इनवर्स ऑफ, आपके पास ये वाई ऑफ टी किधर गया आपका फंक्शन, ओके ये वाई इक्वल है लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन के, जो ये टर्म लिखी है, और ये आपके पास एफ स्टार जी के इक्वल है, और वाई ऑफ टी मतलब आपके पास पहला फंक्शन, दूसरा जी ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टा आपके पास क्या आया, साइन टी आया, और दूसरा फंक्शन हमारे पास जी ऑफ टी आया, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन केस ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो होप सो समझ आई होगी। अगर तो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ के आए हैं तो मेरी रफली थोड़ी सी रफली आई थिंक सो हुई है, आपका समझाने का तरीका तो आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप वो लेक्चर नहीं समझ के आए तो ये आपके ऊपर से गुजर गया होगा, जाहिर सी बात है। तो कोशिश करें पीछे से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया करें। काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है कि बहुत मुश्किल बुक है, बहुत मुश्किल बुक है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ही इंसान को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाती है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो मुझे इंस्टा के थ्रू वॉइस मैसेज कर लें, मैं आपको वॉइस मैसेज में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।